अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने आपके साथ एक वादा किया था कि हम आपके साथ जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी हमें लगता है बेटा कि बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिन क्वेश्चंस के आने की, वो बेटा हम आपके साथ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेटा, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बायोलॉजी सेक्शन के, वो हम बेटा आपके साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। सो आज बेटा हमने ये चीज डिसाइड किया है कि क्लास 12th में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा बोर्ड के रिलेटेड, वो हम बेटा आपके साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। और बेटा लगभग 95% प्रोबेबिलिटी है जो भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा, लगभग उसी से बेटा आपका पेपर आ जाएगा। सो मुझे ये चीज आपके साथ इसलिए यहां पे रिवील करनी क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे बेटा जिन्होंने बहुत ही कम प्रिपरेशन की होगी अभी तक। बेटा अगर वो इन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं बोलूंगा कि 100 तो नहीं बट 80-70% या 90% तक बेटा सिमिलैरिटी होगी बेटा इसी पेपर में। ठीक है। सो बेटा स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम बेटा आपके साथ जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा क्लास 12th में जो ज़ूलॉजी सेक्शन है बेटा, उसका जो पहला चैप्टर है उसमें बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है, वहां से बेटा हम अपनी शुरुआत करते हैं। सो बेटा शुरुआत ऐसे करनी है हमें, जो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा मुझे लगता है या हमें लगता है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डिफरेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के हिसाब से, दैट इज बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो हम बेटा यहां से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? बेटा बोर्ड में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। सो बेटा इससे पहले कि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करूं, बेटा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी और काफी डिटेल में पढ़ी होगी। बेटा आज ये चीज आप याद रखेंगे, जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे दे विल बी ओनली बेटा बोर्ड ओरिएंटेड। कोई नीट वीट का बेटा यहां पे डिस्कशन नहीं होगा, ये बोर्ड ओरिएंटेड होगा, टोटली बोर्ड ओरिएंटेड होगा। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की जब आप बात करते हो, आप सबको पता है बेटा एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम बेटा स्पर्म्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को बेटा आप नाम देते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। सो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे बेटा स्पर्म्स को बनाया जाता है, या जहां पे बेटा हैप्लॉइड मेल गमीट को बनाया जाता है। ठीक है। सो बेटा आप ये हमेशा याद रखेंगे, पहला पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप स्पर्म्स को बनाते हो, या बेटा जहां पे आप हैप्लॉइड मेल गमीट को बनाते हो, उस प्रोसेस को बेटा आप नाम देते हो क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। और बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, आप में से सबको ये चीज पता होगी कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ये बेटा मेल्स में होंगी। ठीक है। सो बेटा ऑब्वियसली ये मेल्स में होगा। अब जाके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, आपको अगला पॉइंट जो याद रखना है बेटा, जो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये शुरू कब होती है? बेटा आप सबको ये भी पता होगी कि बेटा ये प्यूबरिटी के बाद शुरू होती है, ये फीटल लाइफ में नहीं होती है बेटा। यही तो सबसे बड़ा अंतर है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा, वो यही होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्यूबरिटी के बाद शुरू होता है, ये प्यूबरिटी के बाद बेटा स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप oogenesis की बात करते हो, जो फीमेल्स में ओवम बनता है बेटा, वो प्यूबरिटी से पहले, यानी जब ये फीमेल मां के पेट में ही होती है, जब ये फीमेल मां के यूट्रस में ही होती है, जब ये फीमेल फीटल लाइफ में ही होती है बेटा, तब उसकी ओवरीज में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट्स कॉल्ड oogenesis, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में अभी तक बेटा आपके सामने हमने डिस्कस किया एक ऐसा प्रोसेस जहां पे स्पर्म्स बनेगी या हैप्लॉइड मेल गमीट्स बनेंगे। एक ऐसा प्रोसेस बेटा जो मेल्स में होता है, और कब होता है बेटा? प्यूबरिटी के बाद होता है। तो चलिए बेटा अब हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हो, आपको पता होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने बेटा शायद इसका नाम सुना होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा, वहीं पे आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होती है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ट्यूब्यूल्स पढ़ते हो बेटा, जिन ट्यूब्यूल्स का आप नाम देते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए बेटा ये प्रोसेस कैसा होता है, आपको पता होनी चाहिए बेटा, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें आपके पास बेटा कुछ सेल्स यहां पे मिलती है जो कि बेटा एक्चुअली जन्म देती है, जो कि एक्चुअली बेटा जर्मिनेट करती है स्पर्म्स में।
इसीलिए बेटा इन सेल्स को हम नाम देते हैं जर्म सेल्स। क्या नाम देते हैं? जर्म सेल्स। सो जर्म सेल्स ऐसी सेल्स होती है बेटा जो स्पर्म्स को जर्मिनेट करती है, जो स्पर्म्स को जन्म देती है, ठीक है। और इवन बेटा इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में आपको कुछ और सेल्स मिलती है जो कि बेटा काफी इंपॉर्टेंट वो भी होती है, और इन सेल्स को आप नाम देते हो सेरेटोली सेल्स। सो ये बेटा बात आप अभी तक याद रखोगे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होती है? सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में बेटा आपको जर्म सेल्स मिलती है, और इन जर्म सेल्स से ही स्पर्म्स बनेंगे। और इसके अलावा बेटा कुछ और सेल्स आपको मिलती है सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिनको आप नाम देते हो शाबाश सेरेटोली सेल्स। अब बेटा नजर रखेंगे, देखिए बेटा स्टार्ट कहां से हम करेंगे। अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे, सपोज दिस इज जर्म सेल, ठीक है, जो कि बेटा जर्म सेल होती है आपके पास, जो ऑब्वियसली बेटा सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ये जर्म सेल बेटा डिप्लॉयड होती है, ये बात बेटा आप याद रखोगे, ये डिप्लॉयड होती है, यानी इसका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर आपको याद होगा एपिथेलियम भी, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कभी बोलते हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं जर्म सेल्स। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स को जर्मिनेट कराएंगे, स्पर्म्स को जन्म देंगे। अब बेटा अगर आपके पास मैं यहां पे दिखाऊं, ये अगर बेटा जर्म सेल है, ठीक है, जब भी आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे या जब भी आप ओजेनेसिस पढ़ोगे, इसमें बेटा 3 फेजेस होते हैं, टोटल 3 फेज दोनों में। बेटा पहला फेज जो होता है, उस फेज को आप बोलते हो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। बेटा जो दूसरा फेज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। और जो बेटा तीसरा फेज आपके पास होता है, इसको आप नाम देते हो मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। सो याद रखेंगे बेटा आप, चाहे आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ो या चाहे आप ओजेनेसिस पढ़ो, आपको 3 फेजेस पे नजर होनी चाहिए। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, तीसरा फेज है मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब बेटा नजर रखेंगे, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करता हूं बेटा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो ये जर्म सेल्स है बेटा, ये मल्टीप्लाई करती है, ये जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करती है। और ये जर्म सेल्स बेटा जिन सेल्स को आप बनाती है मल्टीप्लाई करके, उनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम देते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। सो अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन फेज में जो जर्म सेल्स होती है, जो कि शाबाश डिप्लॉयड है बेटा, ये जर्मिनेट, ये क्या करती है बेटा, ये मल्टीप्लाई करती है और ये जन्म देती है कुछ सेल्स को, जिनको आप नाम देते हो स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब या मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइटोसिस। और एटलीस्ट बेटा मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको इतना पता होगी, अगर ये डिप्लॉयड है 2n कौन जर्म सेल, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगी, इससे जो सेल्स बनेंगे बेटा, ऑब्वियसली वो माइटोसिस से बन रहे, तो वो भी कैसे होंगे बेटा? 2n डिप्लॉयड। और इन सेल्स को आप क्या नाम देते हो? स्पर्मेटोगोनिया। सो पहले फेज में आपको याद रखना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज जब भी आप बोर्ड में लिखोगे, आपको पहला पॉइंट वहां पे यही लिखना है, ड्यूरिंग दिस फेज जर्म सेल जो होती है, दे मल्टीप्लाई टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, ब्रैकेट में 2n लिखना है, यानी डिप्लॉयड है। उसके बाद बेटा जब आप अगला फेज देखते हो, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा ग्रोथ फेज में क्या होता है, अब ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक। अब बेटा स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, कुछ नहीं होगा बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया आपका साइज इंक्रीज करेगा अपना। सो अपना साइज इंक्रीज करती है स्पर्मेटोगोनिया, और जब स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करती है, इस बेटा सेल को अब आप नाम देते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो बेटा फिर से जर्म सेल्स ने मल्टीप्लाई किया, क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया। ये कौन सा फेज था बेटा? मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रोथ फेज खुद ही आपको बता रहा है बेटा, इसमें ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी दैट मींस जो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, ये खुद को ग्रो करेगा, ये अपना साइज इंक्रीज करेगा, और अपना साइज इंक्रीज करके ये जिस सेल को जन्म देता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा कोई मियोसिस नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि माइटोसिस ये भी चल रहा है, ठीक। सो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास बना, और आपको बेटा टीचर ने जरूर बताया होगा, जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट बनी ना, जेनेसिस पीछे लगाना है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक।
सो ये बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। सो अगर मैं इसी प्रोसेस को बेटा आपके सामने थोड़ा और अंदाज में बेटा रिवील करूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, शाबाश, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, स्पर्म्स बनती है। स्पर्म्स कब बनती है बेटा, प्यूबरिटी के बाद। और ये किन में होता है बेटा, मेल्स में होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर बेटा आपके पास पहली सेल थी, शाबाश, जर्म सेल, बताओ ये क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा बहुत सारी सेल्स को जन्म देगी, जिन सेल्स को आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और फिर जाके बेटा ये स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करती है। इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया में दिखा रहा हूं, इसका साइज इंक्रीज हुआ। और जब इसका साइज इंक्रीज होता है बेटा, अगेन डिप्लॉयड, इसको हम नाम देते हैं, शाबाश, इसको हम बेटा नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना बेटा, इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। आप बेटा लास्ट फेज जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन, ठीक है बेटा, मैचुरेशन पे नजर रखना। मैचुरेशन में बहुत बेटा आसानी से अब मैं दिखा रहा हूं, मैचुरेशन में कुछ नहीं होगा बेटा, ये मियोसिस करेगी। देखिए बेटा, ये था अब डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये बेटा मियोसिस करेगी। लेकिन आपको इतना पता होनी चाहिए, मियोसिस 2 स्टेज में होती है। पहला स्टेज क्या होता है, मियोसिस 1। बेटा जब ये मियोसिस 1 करेगी, सीधा सा फैक्ट है बेटा, इसमें क्रोमोसोम्स जो है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। यानी बेटा एन यहां पे आएगा और फिर बेटा एन यहां पे आएगा। इसको मैंने नाम क्या दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इन दोनों को मैं नाम क्या दूंगा बेटा, प्राइमरी के बाद आता है ना सेकेंडरी, तो नाम क्या दूंगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर बेटा क्या होगा लास्ट में, अगेन अभी तो मियोसिस 1 हुई ना, अब क्या बाकी है, मियोसिस 2। और आपको पता है बेटा ये भी मियोसिस 2 करेगी और ये भी मियोसिस 2 करेगी। जब ये मियोसिस 2 करेगी तो इससे बेटा 2 सेल्स बनेगी। और जब ये मियोसिस 2 करेगी, इससे भी कितने सेल्स बनेंगे, 2। तो इन सेल्स को आप बोलते हो स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हो, स्पर्मे। तो स्पर्मेटिड्स कितने बनते हैं, 4। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनते हैं, 2। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां पे। सो बेटा यहां से जो मैं अब फेज दिखा रहा हूं, ये मैचुरेशन फेज। सो क्या मैं आपके साथ बताऊं बेटा, मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसने मियोसिस 1 की और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए, कोई परेशानी बेटा, ये दोनों हैप्लॉइड है। उसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या की, मियोसिस 2, इससे कितने सेल्स बनी, 4। इन 4 सेल्स को मैंने क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड। और अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, जो स्पर्मेटिड है यही बेटा लास्ट में कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पर्म। कैसे, अभी वो बता रहा हूं। तो यही बनाती है स्पर्म, जिसे आप प्यार से बोलते हो स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और बेटा यहीं पे आपके पास अगर आप देखोगे 2 और नाम है। देखिए ये क्या था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है, स्पर्मेटिड। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है, इसको आप नाम देते हो स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का बनना। फिर जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। सो ये आपके पास बेटा नटशल में है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो अगेन बेटा मैं आपको ये ज़बानी याद कराऊंगा। सबसे पहली बात जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होती है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में। शाबाश, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में कुछ सेल्स होती है जिन्हें आप नाम देते हो जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में कितने फेजेस होते हैं, 3। मल्टीप्लिकेशन, शाबाश, फिर ग्रोथ, फिर मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करती है और ये कुछ सेल्स बनाती है, जिन सेल्स को आप नाम देते हो स्पर्मेटोगोनिया। अगेन डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ में आ जाती है, अपना साइज इंक्रीज करती है, उसको आपने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा क्या करती है, मियोसिस करती है। कितने फेजेस में, 2 फेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो सेल्स बनती है दे आर प्राइमरी से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जब मियोसिस 2 होंगे, 4 सेल्स बनेंगे, इनको आप नाम दोगे स्पर्मेटिड्स। क्या बोलोगे, स्पर्मेटिड। और अल्टीमेटली स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म। ठीक, 3 प्रोसेसेस आते हैं स्पर्मेटोगोनिया का कन्वर्ट होना इनटू स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। फिर जाके बेटा स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर स्पर्म्स रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, राइट। अब एक चीज यहां पे आपके जहन में होगा जो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। सर ये स्पर्मेटिड कैसे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ, बेटा बड़ा प्रोसेस है
उस पर हम ज्यादा नजर नहीं रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड में काफी कम चांसेस है इसको पूछने के, बट स्टिल मैं बता रहा हूं, अगर ये फॉर एग्जांपल सेमनीफरस ट्यूब्यूल था, है कि नहीं, जब ये सेकेंडरी ये बेटा सेमनीफरस ट्यूब्यूल था, इसमें ये सेल्स थी ना जर्म सेल्स थी, और ये सेल थी ना सेरेटोली सेल। एट द एंड जब स्पर्मेटिड बनता है बेटा, ये अगर स्पर्मेटिड है हैप्लॉइड, ये स्पर्मेटिड सेरेटोली सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं और बेटा इनमें कुछ चेंज आ जाती है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, और ये स्पर्म बन जाती है, और इसी के साथ बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। ठीक है, सो बेटा अब हम दूसरे फेज पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ओवोजेनेसिस। बेटा जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा क्वेश्चन हमें बेटा यहाँ पे है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इट्स ओवोजेनेसिस। अब हम बेटा इसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि बेटा इससे पहले ही मैंने आपको सिखाया स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द सेम वे ओवोजेनेसिस जो है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ओवम बनेगा, ठीक है, या बेटा जहां पे एग बनेगा, ठीक है। सो ओवम या एग जो है बेटा बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवोजेनेसिस, ठीक। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो आपको पता है, ओवोजेनेसिस किन में होता है, फीमेल्स में। बेटा जो फीमेल्स होती है उनमें ओवोजेनेसिस होती है। देखिए बेटा दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, तीसरा क्वेश्चन भी यहीं से डिस्कस हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस आप वो खुद कर पाएंगे, बट अगर आपको इस पे नजर रहेगी। देखिए एक डिफरेंस मैंने आपको बता दी और वो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी के बाद, और ओवोजेनेसिस जो है बेटा ये फीटल लाइफ में ही होती है। कहने का मतलब यह है बेटा, जब एक फीमेल मां के पेट में होती है, जब एक फीमेल बेटा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होती है, तभी बेटा इसमें एक प्रोसेस ओवरीज में स्टार्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को आप नाम देते हो ओवोजेनेसिस, ठीक। और बेटा ये बात आप काफी इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, फीटल लाइफ में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब एक फीमेल खाली अभी 25 वीक्स की होती है, एक बच्ची जो है बेटा वो खाली 25 वीक्स की होती है मां के पेट में, और एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ओवोजेनेसिस। अब बेटा आपको ये चीज समझ में आया, ओवोजेनेसिस काफी लेंथी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि बचपन से स्टार्ट होना और फिर खत्म भी नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। सो ये प्रोसेस बेटा इसको आप बोलते हो क्या, ओवोजेनेसिस। अगेन बेटा अगर आपको थोड़ा सा बेटा आइडिया है, इससे पहले मैंने आपको अभी अभी सिखाया 3 फेजेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, शाबाश। एक तो मल्टीप्लिकेशन, फिर जाके ग्रोथ, फिर जाके मैच्योरेशन। बेटा सिमिलर 3 स्टेप्स यहां पे भी होंगे। एक को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक, दूसरे को बेटा आप बोलते हो ग्रोथ, और तीसरे को बेटा आप नाम देते हो मैच्योरेशन। चलिए बेटा अब हम सिमिलरली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए बेटा अगर मैं यहां पे ये मान लूं ये एक ओवरी है, और आपको इतना पता होनी चाहिए बेटा जो ओवरीज होती है इनके बाहर जो बेटा एपिथेलियम होता है उसको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। अभी 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 टेस्टिस में भी हमने देखा था जर्माइनल एपिथेलियम। और यहां पे जो सेल्स होंगी बेटा ऑब्वियसली याद करो, अभी समझाया, इनको हम बोलेंगे ना बेटा जर्म सेल्स, वो है कि नहीं, पहले मैं देखता हूं कैमरा चल रहा है कि नहीं, ओके फाइन बेटा। सो इनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स जो है बेटा ये 2n होते हैं, डिप्लॉयड, है कि नहीं। अब क्या होगा बेटा, बराबर वही चीज, सिमिलर, कोई फर्क नहीं। जो ओवरीज है बेटा, ये जो बाहर का आपको पार्ट नजर आता है इसको हम बोलते हैं बेटा जर्माइनल एपिथेलियम, अंदर इसके स्ट्रोमा होता है, ठीक है, ये पूरी स्पेस स्ट्रोमा कहलाती है। या बेटा कभी कभार आप ये भी बता सकते हो इसमें 2 रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, उसको हम इकट्ठे बोलते हैं स्ट्रोमा। खैर ये स्ट्रोमा ये रीजन। अब क्या होगा बेटा, नजर रखना प्लीज, ये जर्माइनल एपिथेलियम है ना बेटा, इसकी फितरत है ना पहला प्रोसेस, शाबाश, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये माइटोसिस करेगा, ये बहुत सारी सेल्स बेटा यहां पे बनाएगा, लगभग 20 मिलियन सेल्स यहां पे बनाता है। और जो ये सेल्स यहां पे बनाता है उन सेल्स को बेटा आप नाम देते हो oogonia। क्या नाम देते हो, oogonia। सो ये बेटा आपके पास जो सेल्स है इनको आप नाम देते हो oogonia। सो पहला फेज क्या है बेटा, शाबाश, मल्टीप्लिकेशन। बराबर बेटा कंपेयर करो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस थी मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ था, जर्म सेल्स ने मल्टीप्लाई किया था, बनाया था स्पर्मेटोगोनिया, याद है, जर्म सेल भी डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड। यहां पे बेटा बताओ कौन सी सेल है, जर्म सेल, इसने भी क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई, क्या बनाया, oogonia। बताओ oogonia भी क्या, डिप्लॉयड, जर्म सेल भी क्या, डिप्लॉयड। उसके बाद बेटा यहां पे प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं अभी के लिए उसको अवॉइड करूंगा। यहां पे नेस्ट्स में बेटा रहते हैं, उन नेस्ट्स को आप बोलते हो बेटा एग नेस्ट, फिर जाके यहां पे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, अभी मैं उसको अवॉइड करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
देखिए बेटा ओगोनिया जो है, थोड़ा बहुत मैं यहां पे बेटा बता रहा हूं, ओगोनिया ये बेटा नेस्ट्स में रह रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एग नेस्ट। और इस एग नेस्ट में अब आपको पता है, उसके बाद बराबर कनेक्ट करो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हुआ था ना बेटा, इसी तरीके से ये क्या है ओगोनिया, इसका साइज भी क्या होगा इंक्रीज। जब बेटा ओगोनिया का साइज इंक्रीज होता है उसको हम बोलेंगे ना प्राइमरी oocyte, वहां पे था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बहुत आसान बेटा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है ना, बताओ डिप्लॉइड क्या हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्यों, क्योंकि माइटोसिस ही चल रही है बेटा। आप नजर रखो, लेकिन कितने सेल्स थे 20 मिलियन। सर क्या सारी सेल्स बनाती है प्राइमरी oocyte? नहीं बेटा, कुछ सेल्स के इर्द गिर्द आ जाती है, ऐसे ऐसे, और इन सेल्स को बेटा आप नाम देते हो फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोलते हो, फॉलिक्यूलर सेल्स। और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो प्राइमरी फॉलिकल। बस इतना है, प्राइमरी फॉलिकल। सो क्या मैं बताऊं बेटा, जब यहां पे स्टार्टअप था, जर्म सेल ने बनाया प्राइमरी, जर्म सेल ने बनाया ओगोनिया, जैसे वहां पे इसी तरीके से ओगोनिया ने अपना साइज इंक्रीज किया, बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के इर्द गिर्द क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स। और बेटा इस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा नजर रखेंगे, सो पहला फेज था ना मल्टीप्लिकेशन। बताओ मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, सर मल्टीप्लिकेशन में जर्म सेल से बनाया ओगोनिया, खत्म, कितने 20 मिलियन। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ओगोनिया ने अपना साइज इंक्रीज किया, बताओ किस फेज में, ग्रोथ फेज में। बताओ इसको नाम क्या दिया, प्राइमरी oocyte, जिसने फिर सराउंडिंग फॉलिक्यूलर सेल्स को मिलकर प्राइमरी फॉलिकल बनाया। अब बेटा लास्ट फेज में मैचुरेशन। जरा बताओ मैचुरेशन में क्या होगा बेटा, मैचुरेशन में मियोसिस होगी, है कि नहीं। तो सर कौन करेगा मियोसिस, बेटा मियोसिस करेगा प्राइमरी oocyte, और है ना, और वही बेटा वही चीज चल रही है, प्राइमरी oocyte। फर्क है, क्या फर्क है वो आप समझ में। प्राइमरी oocyte जो है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है बेटा, ये पहला प्रोसेस करेगा मियोसिस। बताओ हाँ या ना, यस सर। सो मियोसिस 1 ये यहां पे करेगा, है कि नहीं। और आपका इरादा है सर प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte बने, बेटा इरादा बहुत नेक है, लेकिन अभी सब्र है। सब्र क्या है बेटा, यहां पे एक्चुअली प्रोफेज में अटक जाता है बेटा, अरेस्ट हो गया। प्रोफेज में अरेस्ट होता है या सस्पेंड होता है, प्रोफेज 1 में, क्योंकि मैं उसमें प्रोफेज 1 में अटक जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और आपको इतना पता है ये बेटा प्राइमरी oocyte है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जहां पे पीछे से फॉलिकुलर सेल्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या मैं बेटा एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बताऊं, सर जब ये फीमेल मां के पेट में है ना सर, oogenesis स्टार्ट हुई, मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, और उसके बाद सर जब ये मैच्योर होना चाहती थी, इसमें अरेस्ट लग गया। किस फेज में, मियोसिस 1 में, प्रोफेज में। सो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। अब जब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ, आपको इतना पता है बेटा आगे नहीं जा पाएगा, और लगभग बेटा आपको इतना अंदाजा होगा, लगभग बेटा 2 मिलियन फॉलिकल्स जो है, प्राइमरी फॉलिकल्स, हाँ, जिसमें प्राइमरी oocyte है, वो बेटा होते हैं जब ये बच्ची पैदा हो जाती है। अगेन 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, उसके अंदर क्या है बेटा, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte अरेस्ट है ना बेटे, किस फेज में, प्रोफेज 1 में। बेटा ये बराबर अरेस्ट होके चलता रहता है जब तक ना ये फीमेल बेटा प्यूबरिटी तक पहुंचती है। सर प्यूबरिटी पे क्या होगा बेटा, प्यूबरिटी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि फीमेल्स में होती है खाली। प्यूबरिटी में बेटा उनमें एक साइकिल चलता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिसको आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा जब प्यूबरिटी आएगी, एक फीमेल में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, है कि नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप बोलते हो FSH, पढ़ा है। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेटा, ये अब नाम ही बता रहा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte। बताओ ये अरेस्ट था ना बेटा, किस फेज पे, प्रोफेज 1 पे। अब ये इसको बेटा थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप बाहर आ जाओ। अब ये प्रोफेज 1 से निकल जाएगा बेटा, अरेस्ट खत्म। अब ये बेटा प्रोफेज से फिर जाके मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये बेटा मियोसिस 1 खत्म। और आपको पता है FSH ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, क्या, इसने इसको अरेस्ट से निकाला, जमानत कराई बेटा। जब इसको अरेस्ट से इसने निकाला बेटा, आपको इतना पता होगी अब मियोसिस 1 खत्म। अब आप खुद बताओगे, जब भी मियोसिस 1 बेटा खत्म होती है, बताओ ये क्या था, प्राइमरी oocyte। इससे बनेगी ना बेटा 2 सेल्स, जैसे वहां पे बनी थी, उनको आप क्या नाम दोगे,
सेकेंडरी oocyte है कि नहीं, लेकिन पंगा यहां पे भी है बेटा, एक सेल बनती है सेकेंडरी oocyte, बहुत बड़ी होती है, और दूसरी सेल छोटी होती है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। सर ये पोलर बॉडी क्या है, ये क्या है बेटा, अभी इसमें हम जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी oocyte जो है बेटा, ऑब्वियसली इट विल बी हैप्लॉइड, ठीक है बेटा, शाबाश। प्राइमरी oocyte को प्रोफेज 1 से किसने बाहर निकाला? एफएसएच ने। कब? प्यूबेरिटी के बाद, और प्यूबेरिटी के बाद एफएसएच निकला ना मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और उसने बेटा इसके अरेस्ट को खत्म किया ना। जब अरेस्ट खत्म हुआ, अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है बेटा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ। अब नजर रखना, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अब करेगा ना बेटा मियोसिस 2, बताओ हाँ है ना? यस। लेकिन बेटा इसको फितरत है ना अरेस्ट होने की, फिर से अरेस्ट होता है, और इस बार बेटा जमानत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब ये अरेस्ट होता है इस बार, ये मेटाफेज 2 में होता है, मेटाफेज 2। जब ये बेटा इस बार अरेस्ट होता है, ये लगभग तब तक अरेस्ट होगा जब तक बेटा इसकी शादी नहीं होगी, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब तक स्पर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जब बेटा टच करता है, वो कुछ फैक्टर्स इसको देता है, जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और बेटा वो इसको अरेस्ट से निकालता है। और आपको पता होगी जब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट से निकलेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओवम। दैट्स ऑल अबाउट oogenesis। बेटा समझ में? लेकिन याद रखना बेटा, ये जो मैंने यहां पे दिखाया ना, ये मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल तक है बेटा, ये नहीं रुकता है, ये साथ में साथ प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बनाता है, टर्शियरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। वो प्रोसेस यहां से चलेगी बेटा, लेकिन उस पर मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि बेटा इस वक्त अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो बेटा ये लेक्चर काफी ज्यादा खिंचेगा। अब हमारी काम की चीज क्या है? जब भी आप क्या पढ़ोगे? oogenesis। बेटे oogenesis में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फीमेल्स में होती है, पता है ना बेटा, फीमेल्स में होती है। कब होती है? फीटल लाइफ में, जब ये फीमेल बचपन में ही होती है, मां के पेट में ही होती है। फिर बेटा ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और oogenesis में अगर आप देखोगे पहला फेज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जल्दी बताओ, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? जर्म सेल्स विल मल्टीप्लाई इनटू oogonia। फिर क्या होगा? oogonia जो है बेटा वो अपना साइज इंक्रीज करेगी, किस वाले फेज में? ग्रोथ फेज में। और उस चीज को आप बोलोगे ना प्राइमरी oocyte। फिर बेटा प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द क्या होगी? फॉलिकुलर सेल्स। और इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे ना बेटा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और फिर जाके बेटा ये प्राइमरी oocyte जो है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये मियोसिस करेगा ना बेटा, लेकिन मियोसिस 1 में अरेस्ट होगा ना प्रोफेज में, ठीक है बेटा। फिर ये निकलेगा कैसे? क्योंकि जब प्यूबेरिटी आएगी, प्यूबेरिटी पे लगभग एक फीमेल 60 to 80,000 ये प्राइमरी फॉलिकल्स रखती है, ठीक है। उसके ओवरीज में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब जब ये अरेस्ट से निकलेगा कौन? एफएसएच। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte के साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी भी बनती है। फिर क्या करेगा सेकेंडरी oocyte? मियोसिस 2, क्योंकि अभी तो मियोसिस 1 ही हुई ना। फिर मियोसिस 2 में फिर से अरेस्ट, किसमें? मेटाफेज 2 में। अब ये अरेस्ट कब छुड़ेगा बेटा? जब जाके इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म बेटा कुछ फैक्टर्स लाएंगी फर्टिलाइजेशन में, तब जाके बेटा अरेस्ट से रिलीज हो जाएगी। और फिर वहां पे बनेगी, एक तो ओवम बनेगा और 2 पोलर बॉडीज बनेगी, ठीक है। ये भी करेगी ना मियोसिस 2, ठीक है। सो ये बेटा मुश्किल है आपके पास, ये बेटा आपके पास oogenesis का प्रोसेस है। और अब आप बेटा कोई भी मॉड्यूल पढ़ो, कोई भी आप बुक पढ़ो बेटा, अब आपके लिए चीजें काफी आसान, ठीक है। तो बेटा अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा चांसेस है बेटा, बहुत ज्यादा चांस है मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछे जाने के। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हो, आपको पता है बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फीमेल्स में होता है, ठीक है। और बेटा फीमेल्स में क्या होता है? ये लगभग बेटा रिपीट होता है, लगभग कंटिन्यूअसली रिपीट होता है 28 डेज तक, ठीक है। 28 डेज तक बेटा जो एक प्रोसेस चलता है जिसको आप नाम देते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर ये बेटा रिपीट होता रहता है। तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिपीट होता है, ठीक। और किन में होता है बेटा? फीमेल्स में। अब सवाल बेटा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, ये तो फीमेल्स में होता है, लेकिन किन की फीमेल्स में? बेटा फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आपका पहला पॉइंट यही बनेगा। सो जो प्राइमेट्स होते हैं बेटा, प्राइमेट्स की फीमेल्स में एक ऐसा प्रोसेस चलता है जो 28 दिन तक बेटा चलता है और फिर कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बेटा, आप सवाल उठेगा सर प्राइमेट्स क्या होते हैं? बेटा प्राइमेट्स में आपके पास एक तो एप्स आते हैं, और बेटा मंकीज आते हैं,
और बेटा आपके पास ह्यूमंस आते हैं। तो तीन चीजें, ह्यूमंस, मंकीज और एप्स, तीनों बेटा हम प्राइमेट्स में लेते हैं। अब शायद कुछ बच्चों के जिनको कंफ्यूजन होगा मंकीज एप्स, वैसे आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा। एप्स में बेटा जनरली हम चार इनको लेते हैं, गोरिल्ला, गिब्बन, ऑरिंगटन और बेटा जो आपके पास चिंपैंजी होते हैं, ये चार एप्स में आते हैं। और फिर मंकीज और ह्यूमंस के फीमेल्स में एक प्रोसेस चलता है बेटा जिसको आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका भी इंपॉर्टेंट होगा, सर जो बाकी जानवर होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है? नहीं बेटा, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनमें एक और साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। थोड़ा बहुत आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है एस्ट्रस साइकिल जो है उसमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा एक फेज होता है ब्लीडिंग फेज, जो हम अभी देखेंगे। सो फिलहाल के लिए बेटा आपके पास डिस्कशन का पॉइंट क्या आया, दैट इज कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेटा फीमेल्स में होता है। शाबाश, किन की फीमेल्स में? प्राइमेट्स की फीमेल्स में। बेटा प्राइमेट्स में क्या क्या आता है? एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस। और ये साइकिल जो है 28 दिन तक बेटा चलता है और फिर कंटिन्यूअसली बेटा रिपीट होता है। ठीक, सो ये आपके पास बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब बेटा यहां पे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा, हम ह्यूमंस की ही बात करेंगे ऑब्वियसली, हमें बेटा बंदरों से कोई इस वक्त नाता नहीं है। सो ह्यूमंस की जब आप बात करते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा लगभग एक फीमेल में जब वो प्यूबरिटी अटेन करती है, अभी मैं बोल रहा था oogenesis में, प्यूबरिटी के बाद ही बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है लगभग 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में, ठीक है। सो बेटा ये जो प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम बोलते हैं बेटा मेनार्की। और बेटा आपको इतना पता होगा जब ये फीमेल 45 to 50 इयर्स की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। मगर यहां पे भी एक लोचा है बेटा, स्टॉप डायरेक्टली नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता से, इसको बोलते हैं क्लाइमेटिकल सेसेशन, ठीक है, कम कम कम, ठीक है। सो ये जो 45 to 50 इयर्स की एज में होता है, अब इतना याद रखो बेटा, स्टॉप हो जाता है और इसको आप बोलते हो मेनोपॉज, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट को मेनार्क और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड को हम बोलते हैं मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी में होता है जब एक फीमेल 13 साल की होती है, ठीक है। और बेटा जो मेनोपॉज है ये 45 से 50 इयर्स में होता है। डन। सो बेटा इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अभी तक ये आप बेसिक्स लिखो। सो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले जो आप बेटा बोर्ड में लिख सकते हो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन द फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है, जिसमें आप ह्यूमंस, एप्स और मंकीज को लाओगे। उसके बाद ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रेगुलरली रिपीट होता है 28 दिन के बाद। तीसरा, ये बेटा जब से स्टार्ट होता है फीमेल उसको बोलते हैं मेनार्क और जब खत्म होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। चल बेटा उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके 3 फेजेस होते हैं। यहां पे नजर बेटा, यहां से डिफिकल्टी, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं यूजुअली। एक को हम बोलते हैं बेटा, किताबों में थोड़ा वहां लिख रहे हैं, आप ये नजर रखोगे बेटा, पहला फेज जो होता है इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। तो दूसरा फेज है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। और जो लास्ट फेज है बेटा इसको हम नाम देते हैं शाबाश सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज। सो याद रखेंगे बेटा, जो आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 3 फेजेस होते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। बेटा जो ब्लीडिंग फेज है इसका एक और नाम होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन भी हम, मेंस्ट्रुअल फेज। और जो प्रोलिफरेटिव फेज है, यहां पे नजर बेटा, काफी इंपॉर्टेंट, इसको हम एक और नाम देते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रोजन फेज। एस्ट्रोजन फेज क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक हार्मोन बहुत ज्यादा होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, उसकी लेवल्स बढ़ जाती है। और जो लास्ट फेज है बेटा, इसके 2 नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो हम इसको नाम देते हैं, वन इज ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, एंड अनदर इज बेटा, इसको हम एक और नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन फेज। अब आप खुद बता सकते हो कि इसको प्रोजेस्टेरॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें किस हार्मोन की लेवल ज्यादा होंगी? प्रोजेस्टेरॉन की। सो बेटे पहली बात, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे इसमें 3 फेजेस होते हैं, शाबाश, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज जो इसका एक और नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। प्रोलिफरेटिव का एक और नाम क्या है? एस्ट्रोजन फेज। सेक्रेटरी फेज का एक और नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन फेज या ल्यूटियल फेज। ठीक है बेटे। अब ब्लीडिंग फेज की बेटा जब आप बात करते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का हम लेंगे, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंगे, ठीक है, नहीं तो कभी कभार ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। ब्लीडिंग फेज अब आप लिखोगे बेटा लगभग एवरेज पे 4 दिन,
किताबें 3 से 5 दिन लिखती है, एवरेज पे 4 दिन, ठीक है, 4 डेज का होता है। प्रोलिफरेटिव फेज 10 दिन का होता है, 10 डेज तक रहता है बेटा। और जो आपके पास सक्रीटरी फेज होता है बेटा, वो 14 डेज तक रहता है। खेल खत्म। तो जैसा कि बेटा आपको नाम ही बता रहा है, ब्लीडिंग फेज 4 दिन, प्रोलिफरेटिव फेज 10 दिन और सक्रीटरी फेज 14 दिन। अब नाम पे अगर आप जाओगे बेटा, ब्लीडिंग फेज नाम ही बता रहा है, इस फेज में बेटा ब्लीडिंग होती है। इस फेज में जनरली बेटा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। 75 to 100 ml यूजुअली ब्लड जो है वो लॉस होता है फीमेल्स में, ठीक है। और बेटा अगर आप इस ब्लीडिंग फेज की बात करोगे, पहला सवाल आपके जहन में होगा, सर क्यों ब्लीडिंग होगी? बेटा अगर आपको पता होगी, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस है, जो मैं आपको काफी अच्छे से अभी सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए बेटा, शायद आपको 11th में टीचर ने पढ़ाया होगा, जो मैं यहां पे बेटा दिखाऊंगा आपको। 11th में अगर आपने थोड़ा सा बेटा पढ़ा है, आपके पास जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बेटा, ये आपके पास हाइपोथैलेमस, नजर रखना, हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, मास्टर एंडोक्राइन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सुप्रीम कमांडर है बेटा, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कमांड देता है, ठीक है बेटा। ये समझो, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो बोर्ड में इतना मैं नहीं जाता, बट इससे आपके काफी कंफ्यूजन क्लियर होंगे। जब हाइपोथैलेमस से बेटा एक हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं GnRH या GnRH, आपकी मर्जी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बेटा ऑब्वियसली नाम ही बता रहे, ये हाइपोथैलेमस बेटा मास्टर ग्लैंड को, आपको पता है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, या बेटा कंट्रोल करेगा इसको, मास्टर ग्लैंड को अपनी सिक्रीशन भेजता है ताकि वो फिर बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। जो मास्टर ग्लैंड है वो है ना बेटा पिट्यूटरी, है कि नहीं? सो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशंस भेजे। सो ये GnRH क्या करता है बेटा, ये पिट्यूटरी को मजबूर करता है ताकि अपनी सिक्रीशंस रिलीज करे, जिनको आप बोलते हो गोनाडोट्रोपिन्स, जैसे FSH और LH, ठीक। और बेटा आगे जाके आप देखोगे, FSH जो है वो कुछ सेल्स पे एक्ट करेगा और वहां से एक हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन, या तो आप स्पेलिंग ओ से भी लिख सकते हो, एस्ट्रोजन। और बेटा LH जो है वो आगे जाके मैं आपको अभी सिखाऊंगा कुछ देर बाद, वो कुछ सेल्स पे एक्ट करेगा और वहां से निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन। बेटा इस पे नजर, प्रोजेस्टेरॉन। अब बेटा नजर रखिए, अगर आपको अभी तक टीचर ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज बताया होगा, जो फीमेल में यूट्रस होता है बेटा, उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा, इसको जनरली एक हार्मोन की काफी ज्यादा बेटा डिपेंडेंस होती है। ये जो एंडोमेट्रियम है ये स्टेबल रहता है जब तक प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स हाई होती है। और बेटा अगर किसी वजूहत से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स फॉल हुई तो बेटा ये एंडोमेट्रियम गिर जाएगा, और अगर ये एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, ब्लड वेसल्स एक्सपोज होकर ब्लीडिंग हो जाएगी। कहने का मतलब यह है बेटा, इस हार्मोन पे आपको नजर रखनी है। हम एक इक्वेशन भी देते हैं, हालांकि वो सही नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन levels of progesterone is directly proportional to the stability of endometrium. जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन उतना एंडोमेट्रियम स्टेबल। सो कहने का मतलब शायद आपको जहन में आ रहा होगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन जो है, जब जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स कम होगी तब तब एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा, और जब जब एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा तब तब ब्लीडिंग हो जाएगी। सो ब्लीडिंग फेज में आपको बेटा बिल्कुल बखूबी पता होगी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स क्या होगी बेटा, कम। और ये साफ अंदेशा है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स तब कम होगी जब LH की लेवल्स कम होगी। और बेटा अगर इन दो के लेवल्स कम है तो बेटा ये तो इनके अपने ही है ना, FSH और LH की लेवल्स भी कम होती है। कहने का मतलब ये है बेटा, जब आप ब्लीडिंग फेज की बात करते हो, ब्लीडिंग फेज में सारे हार्मोन्स जो होते हैं, चाहे FSH हो LH हो, गोनाडोट्रोपिन्स, इनकी लेवल्स कम। चाहे बेटा एस्ट्रोजन हो उसकी लेवल कम, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो उसकी लेवल कम। बेटा अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होने की वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम गिर जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। 3 से 5 दिन तक यूजुअली रहती है, मैंने इसको 4 दिन लिखा। तो इसी फेज को बेटा आप बोलते हो ब्लीडिंग फेज, ठीक। तो अब सवाल उठेगा, सर अब अगर ब्लीडिंग फेज पहला फेज था, ठीक है, ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग हुई, सर क्यों ब्लीडिंग हुई? ऑब्वियसली FSH की लेवल कम, LH की लेवल कम, एस्ट्रोजन की लेवल कम और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम। सर अगर इन सबकी लेवल्स कम है और ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद ही तो एक्शन है। उसके बाद बेटा आपको पता होनी चाहिए, अब बेटा इस हार्मोन का एक्शन आता है जिसको आप बोलते हैं FSH। और इसीलिए बेटा जो दूसरा फेज है, जिसको मैंने आपको नाम दिया प्रोलिफरेटिव फेज, उसका एक और नाम है फॉलिक्यूलर फेज।
क्यों फॉलिकुलर फेज? खुद बताओ बेटा। क्योंकि इसमें एक हार्मोन बहुत ज्यादा होता है जिसका नाम है एफएसएच। अब आपके लिए मसाइल हल। क्यों एफएसएच ज्यादा? तो फॉलिकुलर नाम। जब एफएसएच ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन ज्यादा है तो इसका दूसरा नाम होता है एस्ट्रोजन फेज। समझ में आ रहा है? तो अब बेटा फॉलिकुलर फेज में किस हार्मोन की ज्यादा डिपेंडेंस है? एफएसएच। सर ये एफएसएच कहां से है? देखो बेटा होता क्या, इसीलिए पढ़ा है। जब आपके पास एफएसएच की लेवल कम, एलएच की लेवल कम, बेटा ये सिग्नल है। क्यों? क्योंकि अब ये बेटा यहां से हाइपोथैलेमस देखता है, लेवल्स चेक करता है, देखता है एफएसएच एलएच तो कम है। और जब एफएसएच एलएच की लेवल्स कम है, ये हाइपोथैलेमस को बेटा इशारा देता है। आप बेटा सॉरी हाइपोथैलेमस अब इशारा देता है किसके जरिए? जीएनआरएच के जरिए। किसको? पिट्यूटरी को। ताकि पिट्यूटरी को मजबूर करे दो हार्मोन्स रिलीज करने को। पहला हार्मोन, लेकिन बेटा यार उसमें पहले इस पे नजर। शाबाश। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एफएसएच। जब एफएसएच निकलेगा, मैंने आपको सिखाया था बेटा, याद करो एफएसएच इज द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद करो ये फॉलिकल्स को डेवलप कराता है ना। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शियरी में, टर्शियरी को ग्रेफियन में। सो ये फॉलिक्यूलर्स को डेवलप करते हैं ना, फॉलिक्यूलोजेनेसिस कराता है। सो बेटा ये जो फॉलिक्यूलर फेज इसलिए नाम। और आपको पता है जब जब एफएसएच ज्यादा होगा तब तब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक कोड हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एफएसएच गोज। एफएसएच गोज क्या मतलब? जब जब एफएसएच ज्यादा, वो एक्ट करता है जी फॉर ग्रेनुलोसा सेल्स पे और वहां से निकलता है एस्ट्रोजन। या तो ये वाली स्पेलिंग हो या तो ओ। ठीक है। सो जब जब एफएसएच एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पे, वो निकलता है वहां से एस्ट्रोजन। सो कहने का मतलब दूसरे फेज में फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बोलबाला ज्यादा है ना, वो एफएसएच ज्यादा है ना। जब एफएसएच ज्यादा है तो ऑब्वियसली बेटा एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा ना। और जब बेटा एस्ट्रोजन ज्यादा है, अब ये थोड़ा बहुत बेटा काम करते हैं क्या? जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम बेटा अपनी जो इसकी थिकनेस होती है वो इंक्रीज कराता है। लगभग 3 mm तक इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। तो एंडोमेट्रियम थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है। और ये थोड़ा बहुत सिलरी एक्टिविटी को बेटा एनहांस करता है और थोड़ी बहुत कंडीशन, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कंडीशन प्रेगनेंसी की तरफ लाता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि असली प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब बेटा जब इसके लेवल्स उरूज पे पहुंच जाती है, ठीक है, जब इसकी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही, इतना एफएसएच निकला, इतना एफएसएच निकला बेटा कि एस्ट्रोजन की लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेटा जब एस्ट्रोजन की लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपको पता है बेटा जहां पे उरूज होता है वहां पे जवाल होता है। और जब बेटा एस्ट्रोजन की लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यही बेटा नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, या अब एफएसएच को बनाना बंद कर देता है। तो अगर बेटा एफएसएच को बनाना बंद करता है, लेकिन ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन एफएसएच बेचारा ब्लॉक है, किसके जरिए? एस्ट्रोजन के जरिए। सो एस्ट्रोजन बेटा जब नेगेटिव फीडबैक लगाएगा एफएसएच को, एफएसएच नहीं निकल रहा है, लेकिन बेटा आपको अब चाहिए ना, आपको तो ब्लीडिंग फेज से तो आप बाहर निकला, आपको एलएच और एफएसएच ज्यादा चाहिए ना, लेकिन हो क्या रहा है? एफएसएच निकल नहीं रहा है। अब बेटा पिट्यूटरी का इशारा होता है, अब इसने एक पे दाव दिया, अब ये बोलता है तुम नहीं तो कोई और ही सही। अब ये दूसरे पे बेटा दाव लगाएगा और वो इसका दूसरा खिलाड़ी कौन है? एलएच। और याद करो बेटा एल की फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसीलिए ल्यूटियल फेज। अब ये एल क्या करता है बेटा? एलएच क्या करता है? ये एलएच बेटा यहां से क्या होता है, अगर आपको बताओ ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल है, और ये सपोज बेटा मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है। सो ग्रेफिन फॉलिकल पे एलएच एक्ट करता है बेटा, और जब इस पे एलएच एक्ट करता है, ये एलएच बेटा इस ग्रेफिन फॉलिकल को बर्स्ट कराता है, और जब ये एलएच इस ग्रेफिन फॉलिकल को बर्स्ट कराता है बेटा, वहां से रिलीज होता है ओवम। ओवम नहीं एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन आप ओवम याद रखो, सेकेंडरी ओसाइट एक्चुअली रिलीज होता है, सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2, याद करो। सो बेटा ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है, जब ये बर्स्ट हो जाता है, अब यहां से रिलीज होता है ओवम। सर ये ग्रेफिन फॉलिकल का बर्स्ट जो है, ये कौन कराता है? एलएच। और इस प्रोसेस को आप बोलते हो ना ओव्यूलेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ओवम का रिलीज होना, हालांकि ओवम नहीं सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है। सो ओवम का रिलीज होना इज ओव्यूलेशन, और बेटा आपको पता है ये एलएच कराता है। और ये भी याद रखना बेटा, जब प्रोलिफरेटिव फेज लगभग एंड पे होता है, 14 डेज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, बेटा ये ग्रेफिन फॉलिकल को बर्स्ट कराता है और वहां से ओवम निकलता है। अब बेटा क्या होता है, ये बर्स्ट हो गया, अब जो पीछा रहा ये मैच्योर या ग्रेफिन फॉलिकल, इसको बेटा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन संवारता है। इसको बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन में बेटा थोड़ा बहुत चेंज आती है, और आप इसको नाम देते हो कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देते हो? और बेटा याद रखना, जितना इसको बेटा ये वफा देता है एलएच, एलएच इसको सहारा देता है, और आप बेटा बदले में
कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। और जब ये बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है बेटा, आपको ये पता होनी चाहिए जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, अब प्रोजेस्टेरॉन जो इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन। बेटा प्रोजेस्टेरॉन बहुत जबरदस्त हार्मोन होता है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को काफी मोटा कराता है। ये अंदर से बेटा इसको ब्लड वेसल्स को काफी ज्यादा बेटा ब्लड वेसल्स लाता है, और ये इस एंडोमेट्रियम को सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवाता है। क्यों? तमाम कंडीशन जो प्रेगनेंसी के जैसी है ये उनको लाना चाहता है। सो कहने का मतलब बेटा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये तमाम एक्टिविटीज ऐसी करता है बेटा जो इसको मजबूर करता है प्रेगनेंसी की तरह, बेटा प्रेगनेंसी की कंडीशंस लाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। ये क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम को मोटा करता है अप टू 3 mm। याद करो इम्प्लांटेशन, अगर याद आ रहा होगा किसी को, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम काफी ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद इवन बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये थोड़ा बहुत स्क्रीटरी नेचर बढ़ाता है, ग्लैंड्स को कॉइल वगैरह करवाता है ताकि स्क्रीशन ज्यादा निकले। प्रोजेस्टेरॉन को इसीलिए बेटा हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब बेटा नजर रखो, ये तो था लास्ट का फेज, दैट स्क्रीटरी फेज। अब स्टार्ट होगा जो LH, जहां पे इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन इसको तमाम कंडीशंस प्रेगनेंसी जैसी बनाएगा, ठीक है। फिर बेटा एंड पे क्या होगा? ये बेटा इसी की जैसे खसलत रखेगा ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लगता है ना, बाई बाई है, खसलत तो सेम होगी ना, खसलत बेटा बराबर सेम है। जब इसकी लेवल्स अरूज पे पहुंचती है, खुद बताओ बेटा ये नेगेटिव फीडबैक लगाएगा ना, मगर ऐसे को भी एमसी तरह नेगेटिव फीडबैक लगे। किसको? GnRH को। ये बेटा टॉप हेड को ही नेगेटिव फीडबैक लगाता है, और जब हेड को नेगेटिव फीडबैक लगा GnRH को, बेटा ऊपर से सिग्नल आई ही नहीं, ऑटोमेटिकली FSH की लेवल कम, LH की लेवल कम, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम, एस्ट्रोजन की लेवल कम, ये ब्लीडिंग फेज आ गया। सो बेटा वापस साइकिल। सो याद रखेंगे पहला फेज क्या था? ब्लीडिंग फेज। कितने दिन तक चला? 4 दिन तक चला। इसमें क्या था? FSH कम, LH कम, एस्ट्रोजन कम, प्रोजेस्टेरॉन कम, राइट। और उसके बाद बेटा दूसरा फेज क्या था? प्रोलिफरेटिव फेज। इसका एक और नाम क्या है? फॉलिकुलर फेज। क्यों था फॉलिकुलर फेज? क्योंकि इसमें FSH की लेवल्स बहुत ज्यादा, और जब FSH की लेवल्स बहुत ज्यादा तो बेटा इसके साथ एस्ट्रोजन की लेवल्स भी बहुत ज्यादा, और जब एस्ट्रोजन की लेवल्स बहुत ज्यादा है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे बेटा यहाँ पे एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत एक्टिविटी करता है एंडोमेट्रियम को थिक वगैरह, लेकिन एंड पे क्या होता है? जब इसकी लेवल्स बढ़ जाती है ये नेगेटिव फीडबैक लगाता है FSH को, और इसकी वजह से बेटा क्या होता है? ये मजबूर हो जाता है, कौन? बेटा ये GnRH, ताकि किसको निकाले? LH को। और LH क्या करता है बेटा? एक काम तो ये करता है, ओव्यूलेशन कराता है, ये ओवम को रिलीज कराता है या सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराता है, और फिर जाके बेटा ये ल्यूटियल हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन करता है ताकि इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करे। उसी के साथ बेटा आपको मैंने शुरू सो मुझे लगता है बेटा आपको थोड़ा सा एटलीस्ट ये समझ में आया होगा। एटलीस्ट अब अगर आप कोई भी किताब पढ़ो बेटा, कोई भी मॉड्यूल पढ़ो, आपके सामने काफी आसान हो जाएगा। तो ये बेटा मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब प्रेगनेंसी में अगर कोई क्वेश्चन करेगा, सर प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है ना सर, तब कैसे होता है? तब भी तो नेगेटिव फीडबैक लगना चाहिए। नहीं बेटा, तब एक्चुअली यहाँ पे LH की लेवल्स कम हो रही है ना, मसला LH कर रहा है। तब एक और हार्मोन निकलता है जाइगोट, जिससे आप बोलते हो HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, वो बराबर LH जैसा होता है, और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली रहता है, ठीक है। तो वो बेटा कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि मैं फिर से बताऊंगा ये बेटा बोर्ड प्रेपरेटरी सीरीज है, ये तो नॉर्मल इंसान कहाँ इतना तेज चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वक्त अगर आपकी चीजें काफी सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चले, आप काफी सीख सकते हो बेटा, आपकी बूस्ट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, जितना भी हमसे बनेगा हम वो करेंगे, लेकिन आपको बेटा काफी मेहनत करनी होगी। नीट वीट के पॉइंट्स तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। सो बेटा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।